हमने पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था। और जब हम लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मतलब कि जैसे आप लाइट को अज्यूम कर सकते हो, है ना। तो हमने पढ़ा था कि दो तरह का फिनोमिना होता है, या तो वेव, कोई भी सब्सटेंस क्या हो सकता है, या तो वेव नेचर का होगा या फिर वो क्या होगा, पार्टिकल नेचर का होगा। ठीक है, जिसका पर्टिकुलर, वेव का मतलब क्या पढ़ा था हमने, वेव का मतलब जो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली मूव करता है। ठीक है, और पार्टिकल क्या होता है, जो मतलब कि अगर हम, वेव स्टेशनरी नहीं होती है, पार्टिकल को आपने अगर एक जगह रख दिया तो वो स्टेशनरी होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या बोलती थी कि जो लाइट का जो नेचर होता है वो वेव नेचर होता है। ठीक है, लेकिन ये वाली बात हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है। वेव वाला जो नेचर था उसे बहुत सारे फिनोमिना जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शंस, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, वो सारे फिनोमिना क्या हो गए थे, एक्सप्लेन हो गए थे। ठीक है, लेकिन कुछ फिनोमिना ऐसे थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यानी कि जो वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का दो तरह का नेचर है। तो दोबारा से समझो बेटा सारी चीजों को। लाइट को क्या बोला गया था, लाइट को पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाली जो थ्योरी आई थी, वो क्या बोलती थी कि जो लाइट है ना, वो क्या है, उसका नेचर कैसा है, वेव नेचर है। ठीक है, तो वेव नेचर से बहुत सारे फिनोमिना क्या हो गए थे, एक्सप्लेन हो गए थे। ठीक है, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शंस, ये अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें क्या कर पाया था, एक्सप्लेन हो गई थी। बट कुछ फिनोमिना ऐसे थे जो किससे एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाली थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। ठीक है, जहां पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाली थ्योरी फेल हो, कौन कौन से वो फिनोमिना थे जो हमारे हमें मेजरली पढ़ने हैं, हमारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो, एक तो है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, हम बात करेंगे अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, दूसरा फिनोमिना क्या था हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा था स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें। ठीक है, थर्ड जो हमारा था वो था हमारा स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन। हम बताएंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो, दो बहुत दिन के बाद पढ़ रहे हो तो थोड़ी चीजें मैसेज सी लगेंगी, कि क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको जो पिछले जो हमारे लेक्चर्स हैं वो पढ़ने जरूरी हैं। तो बेटा रिकॉर्डेड वीडियोज भी थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो प्लीज आप थोड़ा सा टाइम वहां पे जरूर देना, एक बार करके देख लेना उनको, है ना। तो अब करते हैं, देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये वाले जो, देखो ध्यान से सुनना है, ये वाले जो फिनोमिनास थे, ठीक है, वो इससे एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। कौन सी थ्योरी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाली जो थ्योरी थी, इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं कि इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है बेटा, देखो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये वाले जो टॉपिक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से सबसे ज्यादा, अगर सेकंड चैप्टर में से बोला जाए तो इसको छोड़ नहीं सकते हम। ठीक है, ना तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को छोड़ सकते, कि अगर कोई बच्चा आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा है, नीट के लिए तैयारी कर रहा है, तो ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को छोड़ सकते हो और ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को छोड़ सकते, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं, जब किसी भी चीज को ब्लैक बॉडी कैसे बोलते हैं, देखो हम पढ़ते हैं कि किसी भी सब्सटेंस से अगर कोई भी, मान लो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, उस पे अगर कोई लाइट क्या होती है, टकरा के जो हमारी आईज पे जब पड़ती है तो उसका जो कलर होता है, देखो कुछ चीजें क्या हो जाती है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लो यहाँ पे क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, देखो बेटा ध्यान से देखना है। जैसे मान लो यहाँ पे इस सब्सटेंस में कुछ पर्टिकुलर लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो अगर वो सारी लाइट्स को, कि जितने परसेंट लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो बाकी जो बचा हुआ जो लाइट्स होती हैं वो कलर हमें हमारी आईज पे पड़ता है, और वो वाला कलर हमें उस सब्सटेंस का क्या करते हैं, दिखाई देता है। ठीक है, ये अगर हम हमारी आंखों
अगर इस सब्सटेंस की कलर की बात करें तो वो कौन सा कलर देखती हैं, जैसे मान लो हमारे पास विबग्योर की बात करते हैं, हमारा जो कलर हमें दिखाई देते हैं, जो रेंज होती है हमारी आंखों की, वो क्या होती है, विबग्योर वाले। यानी कि इस वाले हमने पढ़ा था कि जैसे वेव्स होती हैं, ठीक है, जैसे पार्टिकल्स का अलग अलग नेचर होता है, हर एक पार्टिकल का अलग मास और मतलब ऐसे बोल सकते हो कि वॉल्यूम अलग होता है, उसी तरीके से वेव भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ा था, वेव की डिफरेंट डिफरेंट फाइव टाइप्स की क्या होती है, वेव लेंथ, देखो बेटा किसमें पढ़ते हैं हम, वेव लेंथ, और क्या पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी क्या बढ़ती जाती है, वेवलेंथ बढ़ती जाती है, ठीक है, सिंपल। जैसे वॉयलेट से क्या जाते हैं हम, रेड की तरफ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वेवलेंथ क्या होती है उस डायरेक्शन में, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो मान लो हमारा क्या हो जाता है, हम ये वाला सब्सटेंस, ठीक है, क्या करता है, जो भी पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड जो होता है ना, इस स्पेक्ट्रम में से जितने भी कलर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बाकी जो कलर होंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मतलब जब जो लाइट है, देखो सिंपल जो लाइट होती है जो प्रिज्म में से पास करते, देखो अगर हम किसकी बात करें, जैसे प्रिज्म वाला फिनोमिना पढ़ते हैं, देखो पहले इस पॉइंट पे आते हैं, मान लो हमारे पास ये प्रिज्म है, ठीक है, आप सब बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब प्रिज्म में से लाइट को पास करवाते हैं ना, तो वो 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। यानी कि जो एक्चुअल में जो व्हाइट लाइट हमें दिख रही थी ना, वो एक्चुअल में क्या है, इन 7 रंगों से मिलके बनी हुई है ना, ये पढ़ते थे हम, ठीक है। एक्चुअल में वो 7 लाइट, उन 7 डिफरेंट डिफरेंट जो वेवलेंथ्स की जो रेडिएशंस है उनका कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से तो उन जो व्हाइट लाइट जो पड़ती है वो 7 का कॉम्बिनेशन है, उनमें से जितनी लाइट एब्जॉर्ब करनी थी ना वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। मान लो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो गया या फिर ब्लू कलर, 2 वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो बाकी का जो कलर है वो क्या हो जाएंगी, वो लाइट क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स होती हैं, जो रिफ्लेक्शन से जो कलर होगा मिक्स होने के बाद, ठीक है, वही हमें क्या कलर दिखाई देता है, हमारी आईज, ठीक है। ये फिजिक्स में आप बहुत बार पढ़ोगे, सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट है जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, हो सकता है आपने पहले पढ़ा भी हो, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात होती है। एक बात बताइए बेटा, अगर मान लो सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाएं, सिंपल एक बात बताओ, मैंने क्या बोला कि अगर मान लो वो इस लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो बाकी जो लाइट होती है वो क्या होती है, हमारी आईज पे पड़ती है, वो हमें कलर दिखाई देती है, ठीक है। तो अब हम अगर हम मान लें कि की सारी अगर एब्जॉर्ब हो जाए, तो हमने व्हाइट लाइट डाली और सारे की सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाए, तो रिफ्लेक्टेड क्या आएगा, कुछ रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं बचेगी, तो हमें कैसी दिखाई देगी वो चीज, ब्लैक दिखाई देगी, है ना। सिंपल क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो हर एक टाइप की वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। यानी कि एक परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट एब्जॉर्बर मतलब कि जो सारी लाइट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी को। ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हमने किसकी बात करी कि ब्लैक बॉडी क्या होती है और कौन से सब्सटेंस को, तो सिंपल अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे कि ऐसे सब्सटेंसेस जो सारे हर एक वेवलेंथ को, मान लो विबग्योर की बात करें, VIBGYOR, ठीक है, विबग्योर की बात करें तो सारी की सारी वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को जो एब्जॉर्ब करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या फिनोमिना बोलता है, ब्लैक बॉडी फिनोमिना, ब्लैक बॉडी फिनोमिना, इसको ध्यान से पढ़ना है। फिनोमिना, ब्लैक बॉडी फिनोमिनन के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, ये देखा गया था, ये बोला गया कि इस फिनोमिना के अकॉर्डिंग क्या मान के चल रहे हैं कि जो कलर होगा, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, यानी कि जो सब्सटेंस है, ठीक है, उसका जो कलर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी लाइट को, कौन सी लाइट को, इनमें से अब ये सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सारी लाइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, इंडिको को भी, ब्लू को भी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो जोन सी भी लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इस तरीके से एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, एक डायग्राम बनाया गया कि यहाँ पे लिख देते हैं हम वेवलेंथ, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम बेटा, वेवलेंथ, ठीक है, और यहाँ पे लगाते हैं हम इंटेंसिटी।
अब वेवलेंथ और इंटेंसिटी का क्या मतलब है, आप ध्यान से सुनना है। इंटेंसिटी क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है। देखो अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे पानी है, ठीक है, मेरे पास क्या है, ये वाटर है। अब इंटेंसिटी को समझना है सब बच्चों को। नॉर्मल पानी है, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर क्या डाल देती हूँ, उसके अंदर रेड कलर, ठीक है, रेड कलर्ड इंक रेड कलर्ड इंक डालती। तो ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास दो कंटेनर, यहाँ पे भी वाटर है, उतना ही वाटर मैंने यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे भी मैं रेड कलर की इंक डालती, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने 2 ड्रॉप्स डाले, यहाँ पे क्या डाले मैंने, 2 ड्रॉप्स डाले, और यहाँ पे मैंने कितने डाले बेटा, 20 ड्रॉप्स डाले। क्या डाले मैंने, 20 ड्रॉप्स डाले, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला लाइट रेड कलर का होगा, जबकि ये वाला क्या होगा, ये वाला जो वाटर होगा वो क्या होगा, डार्क रेड कलर का होगा। इसका मतलब क्या समझ सकते हो कि ये वाला इस वाटर की इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब कि, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब सिंपल यही होता है, यहाँ पे जो रेड कलर वाले क्यों ज्यादा होगा, ये डार्क रेड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर वाले पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल, इंटेंसिटी क्या बताता है कि कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 ड्रॉप्स डाले तो वो हल्का रेड है, अगर यहाँ पे 20 ड्रॉप्स रेड कलर के डाले तो ये डार्क, आप ऐसे बोल सकते हो, ये कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, डार्क रेड, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा, और ये लाइट रेड रहेगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये इंटेंसिटी कम है और ये इंटेंसिटी ज्यादा, सिंपल। तो हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी का मतलब ये हो जाता है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, जैसे यहाँ पे 20 ड्रॉप्स डाले बेटा आपने, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर आपने कम ड्रॉप्स डाले हैं तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वहां पे कम हो जाएगी। तो सिंपल इंटेंसिटी की बात समझ आई। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब जहां पे इंटेंसिटी है उस उस वाले हम, जैसे उस एक्सिस पे, जैसे वाई एक्सिस पे हमने क्या डाला है, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करवाया है, तो हम वाई एक्सिस पे उसी हिसाब से अगर पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये देखा गया कि जब हम यहाँ पे लाइट डाली गई तो जो वेवलेंथ होती है वो कम वेवलेंथ वाले पार्ट, कुछ इस तरीके का ग्राफ आया, देखो ध्यान से देखना है अभी आपको, इस तरीके का ग्राफ ये आया। अब इस ग्राफ को समझो, यानी कि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ अगर देखो जिन पार्टिकल्स की वेवलेंथ कम थी, जैसे मैंने क्या बोला कि ब्लैक बॉडी कौन सी सब्सटेंस होते हैं जो हर एक पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि अगर आपने वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये व्हाइट लाइट डाली तो वो सारी सारी लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अगर वो वायलेट को ये देखा गया बेटा, तो इसका मतलब यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ रही है, यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, वेवलेंथ वेवलेंथ बढ़ रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये देखा गया कि यहाँ पे वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे तो हम वॉयलेट कलर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिगो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लू की बात कर रहे हैं। तो क्या देखा गया कि वॉयलेट वाला, यानी कि जब वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ क्या है, कम है, उनकी इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी मतलब कि ये वॉयलेट वाली जो एब्जॉर्ब हो रही है वो कम हो रही है, ठीक है। जो ब्लू वाले की बात करें तो वो क्या हो रहा है, कंपेरेटिवली ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। ग्रीन वाले की अगर हम बात करें तो वो और ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो पॉइंट क्या समझ आया, एक सिंपल सी बात समझ आई कि अगर हम क्या कर देते हैं कि जो कम वेवलेंथ वाले हैं वो भी कम एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और जो ज्यादा वेवलेंथ वाले हैं वो भी कम नंबर में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और जो मीडियम वेवलेंथ वाले हैं, देखो जब जहाँ पे क्या है, वेवलेंथ कम है, तो वो क्या माने गई, वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। सिंपल ऐसी बात होगी हमारी बात। तो यहाँ पे ये वाला फिनोमिना समझ आता है कि जो ग्राफ है वो इस तरीके से क्यों आया, इसका मतलब ये है कि कम वेवलेंथ वाले भी कम एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ज्यादा वेवलेंथ वाले भी आप ऐसे बोल सकते हो कि कम एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और मीडियम वेवलेंथ वाले ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो ये देखा गया कि अब इस पे इफेक्ट को स्टडी किया गया, यानी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ये देखा गया कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सिंपल बात बेटा, एक देखो, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, जैसे अगर हम पानी गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं, सिंपल है, ठीक है। टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा दे रहे हैं हम। तो लेकिन क्या देखा गया कि जब हम टेम्परेचर, पहले क्या मान के चलते थे कि जो एनर्जी होती है वो अगर ज्यादा कर दोगे तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ये होना चाहिए। क्या बोला गया, देखो दोबारा सुनो, अगर एनर्जी किसके, पहले ये मान के चलते थे
ब्लैक बॉडी इसी फिनोमिना को गलत बताएगा। पहले क्या मान के चलते थे, एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने एनर्जी को इंक्रीज कर दिया तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, ये मानते थे। तो इसका मतलब तो ये हो जाना चाहिए ना बेटा कि हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करें, अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करें, तो मैं मान लो टेम्परेचर ये T1 पे ग्राफ आ गया, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर T1 को इंक्रीज कर दूं, T1 कर दूं, इसका मतलब तो ये होना चाहिए ना, ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाना चाहिए और कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एब्जॉर्बिंग वाले बढ़ जाने चाहिए T2, ठीक है। इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ गई ना, यानी कि वॉयलेट वाले नंबर्स भी बढ़ गए, ब्लू वाले नंबर्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये वाला कुछ इस तरीके से ग्राफ हो जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्या देखा गया बेटा, इसमें देखा गया कि ये तो है ही, इंटेंसिटी में चेंज होने के साथ साथ इंटेंसिटी से पहले क्या हो गया, वेवलेंथ चेंज हो गया। वेवलेंथ चेंज होने का मतलब जब हमने क्या करवाया, टेम्परेचर को इंक्रीज करवा दिया, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करवा देते हैं तो वो क्या करता है, हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करता है। हायर वेवलेंथ की तरफ देखो, अब पहले हम इरेज करके बताते हैं, थोड़ा सा दिमाग का कंसेप्ट है, जिन बच्चों को मतलब थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के समझोगे ना तभी चीजें समझ आएंगी बेटा, ये बात बोलना चाहती हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, जब देखा गया कि टेम्परेचर को अगर आपने इंक्रीज करवा दिया, ये T1 था, और अगर मान लो मैंने T2 टेम्परेचर करवा दिया गया, तो इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ क्या होगी बेटा, वेवलेंथ भी बढ़, वेवलेंथ क्या होगी, सॉरी घट गई, वेवलेंथ क्या होगी हमारी, घट गई, ये क्या हो गया T, ठीक है। तो इसका मतलब तो क्या हो गया बेटा, देखो टेम्परेचर, जैसे जैसे आप जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया, T2 को आपने इंक्रीज करवा दिया, तो T2 ज्यादा है T1 से, तो क्या देखा गया, जो ये पीक थी वो क्या होगी, इस साइड शिफ्ट हो गई है, इस साइड क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। इसका मतलब वेवलेंथ क्या हो गई है, मैक्सिमम वाले को हम कंसीडर करके चलते हैं, इसका मतलब ये घट गई है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कहीं कि जो टेम्परेचर वाला जो फैक्टर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है बेटा, वो कहीं ना कहीं वेवलेंथ से भी रिलेटेड है, ठीक है। वेवलेंथ के क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 1/λ, ठीक है, यानी कि म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि अगर लैम्डा घट रहा है, देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सब बच्चों को ध्यान से देखना है, अगर आपने क्या करवा दिया बेटा, देखो टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज करवाया, ठीक है, टेम्परेचर ये वाला था, टेम्परेचर T1 पे ये वाला ग्राफ आ गया, टेम्परेचर T2 पे ये वाला ग्राफ आया, टेम्परेचर T2 हमने क्या किया था, इंक्रीज किया था। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया ना बेटा, ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होगी है, घट गई है, ठीक है। तो मतलब कि अगर इफ वी, यहाँ पे लिख के बताती हूँ मैं, इफ वी, ये ऑब्जर्व किया गया, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर, ये फिजिक्स में भी है ये फिनोमेना बेटा, टेम्परेचर graph shifts to graph shifts towards towards lower wavelength, towards lower wavelength, wavelength, ठीक है। यानी कि अगर टेम्परेचर को हमने इंक्रीज करवा दिया तो वेवलेंथ देखो कम हो गई है, देखो ये वाली वेवलेंथ कम है, और टेम्परेचर जब T1 कम था तो ये क्या था, अलग, तो इसका मतलब वेवलेंथ चेंज हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली, और हमने पढ़ा था बेटा वेवलेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, म्यू के, यानी कि फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से क्या फिनोमिना पता चला कि इंटेंसिटी पहले क्या बोला जाता था कि जो एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि एनर्जी अगर बढ़ा दी तो सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ेगी, वेवलेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ग्राफ को देखा गया, ग्राफ को स्टडी किया गया, तो ये वाली बात फेल होगी, ये बोला कि नहीं ये बात गलत है, ये वाली क्या है, गलत है। पॉइंट असल में क्या देखा गया कि जो एनर्जी होती है एक्चुअल में वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू म्यू, इस बात को बताया था प्लैंक्स ने, हम प्लैंक्स वाली बातों को पहले पढ़ चुके हैं। प्लैंक्स ने क्या बताया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, अब इस E के इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम
हटाएंगे तो क्या आता है, E इज इक्वल टू एच म्यू, ये ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है। अब बिल्कुल ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा। ब्लैक बॉडी के बारे में सिर्फ आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होता है, लोअर वेवलेंथ की तरफ जाता है। इसका मतलब तो क्या हो गया, जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी की बजाय किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के। ये क्या होता है, म्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। हम पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किसी भी वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, आज मैं दोबारा से शेयर करूंगी बेटा जो हमने पढ़े थे कि डिफरेंट डिफरेंट किसी भी वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखो वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो पॉइंट्स आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लैक बॉडी फिनोमिना, जिसमें ये जो क्या नहीं फॉलो कर रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाली बातों को फॉलो नहीं कर रहा था। उसके बाद जो हमारा सेकंड फिनोमिना आता है वो आएगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आज हम सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस करेंगे। ठीक है, ब्लैक बॉडी फिनोमिना आप पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो मैं सेकंड वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी वो होगी हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव, वो आपको ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लैंक्स ने क्या बताया था। तो जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसी चीज को मैं दोबारा से समझाती हूँ कि प्लैंक्स ने क्या बताया था। अब प्लैंक्स ये क्या थी, प्लैंक्स ने बताया था। ये वाला जो रिलेशन किसने दिया था बेटा, ये नहीं है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन फेल होगी ना तो स्टडी किया किसने किया था, प्लैंक ने। प्लैंक एक आप ऐसे बोल सकते हो कि प्लैंक ने जो रेडिएशंस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना बताया था। प्लैंक ने क्या बोला, पहले क्या बोला जाता था कि जो हमारी जो लाइट है वो क्या आती है, रेगुलर पॉइंट्स में आती है। जैसे हम अगर आप कहीं पे भी बैठे हो, अब जिस कमरे में बैठे हो, आपको ये क्या लग रहा है कि जो हमारी आंखों की जो लाइट पड़ रही है, ठीक है, जो आपके रूम में जो ट्यूबलाइट है वो क्या लग रहा है आपको कि वो क्या आ रही है, कॉन्टिन्यूअस आ रही है। कॉन्टिन्यूअस आने का मतलब क्या लगता है आपको, देखो इस बात को ध्यान से पढ़ना है कि कॉन्टिन्यूअस आने का मतलब ये हो जाता है कि वो कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लो जिसके जो डिफरेंट डिफरेंट फोटोन में नहीं है। फोटोन में ना होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर मान लो मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है मान लो मुझे स्टेयर से उतरना होता है और एक मैं इस पाथ से उतरती हूँ, देखो ऐसे, ये वाला। अब पॉइंट क्या है, देखो अगर कोई चीज रेगुलर होगी, ठीक है, उसको काउंट नहीं करोगे ना आप। ठीक है, ये मान लो अगर इस पाथ से अगर हम आते हैं तो ये क्या है, एक रेगुलर पाथ है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर आते हैं तो ये क्या आता है, 1 2 3 4, इस तरीके से काउंट करके आ सकते हैं। इसमें हम काउंट नहीं कर सकते कि 1 2 3 4। ठीक है, तो प्लैंक ने क्या बताया, प्लैंक ने बताया कि हमारी लाइट एक स्मूथ वे से नहीं आती, इस तरीके से नहीं है। हमारी लाइट इस तरीके से, यानी कि जो हमारी जो लाइट है बेटा वो छोटे छोटे क्वांटा से, छोटे छोटे फोटोन से मिलके बनी हुई है, जिसको हम 1 2 3 इस तरीके से क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे अब मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आपके पास गेहूं का दाना है। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, कंटेनर में गेहूं रखे हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उसका क्या है, हर एक पार्टिकल क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 ऐसे काउंट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं किसकी बात करती हूँ, पानी रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूअस है, उसको आप क्या नहीं कर सकते, ऐसे 1 2 3 इस तरीके से अलग अलग नहीं रख सकते। जबकि गेहूं के दाने को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग रख सकते हो। सिंपल बात यही वाली बात बोली थी। क्या बोला प्लैंक ने, बोला कि हमारी जो लाइट है वो इसकी तरह नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, बल्कि क्या है, वो इसकी तरह है कि बहुत छोटे छोटे बहुत सारे फोटोन से मिलके बनी है। अब पॉइंट यही है, अब इसको कुछ ना कुछ तो नाम देना था ना। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बनी है, छोटे छोटे लाइट्स के पैकेट से बनी है। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइट जो है कॉन्टिन्यूअस है, बल्कि क्या है, लाइट्स बहुत छोटे छोटे पैकेट से बनके बनी है। तो उन पैकेट्स को पैकेट्स, ठीक है, तो उन स्मॉल पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना है, फोटोन्स। अब ध्यान रखो, उनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक पैकेट की बात करें तो एक फोटोन, दूसरे पैकेट की अगर हम बात करें तो दो फोटोन, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम चीजों को अलग अलग गिनते हैं तो उसमें तो पॉइंट का तो मतलब ही नहीं बनता ना, 0.1। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप स्टेयर से उतरते हो तो 1 2 3 यहाँ पे अलग से गिन सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से उतरोगे तो आप यहाँ पे 1 2 3 ऐसे तो नहीं गिनोगे ना। सिंपल पॉइंट यही है कि जो हमारी लाइट है वो भी क्या है, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट से मिलके बनी है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। तो बहुत से बच्चों को तो बेटा देखो एक्चुअल थ्योरी क्या है,
यहाँ से स्टार्ट होती है क्वांटा। आज के टाइम पे जो चीज वैलिड है वो आ जाएगी क्वांटा से, वर्ड आएगा क्वांटम। क्या आएगा? क्वांटम। जो आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा वैलिड है वो क्वांटम थ्योरी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सब बच्चों को पता होना चाहिए कि क्वांटा किसको बोल रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का। तो स्पेशल एफर्ट्स इस बात पे लगाने का मतलब ये है कि आपको ये चीज समझनी है कि लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो रेडिएशंस हैं जो हमें कॉन्टिन्यूसली दिख रही हैं, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस ना होके डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूस है, और यानी कि उसको डिफरेंट डिफरेंट फोटोन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। अब देखो, अब प्लैंक्स ने क्या बताया, ये बात किसने बताई? फोटोन्स के बारे में किसने बताया? अब आपसे कोई पूछे कि किसने दिया ये वाला कंसेप्ट, तो ये वाला दिमाग लगाया था प्लैंक ने। कौन से साइंटिस्ट थे? वो वाले साइंटिस्ट थे प्लैंक ने। ठीक है, तो प्लैंक ने क्या बोला कि E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, अब उसने यहाँ पे n लगा दिया। अब किसी चीज को आप गिन सकते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, n अगर 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2। तो उसने क्या बोला कि ये जो एच न्यू है, ठीक है, तो वो E इज इक्वल टू, ये ऐसे लिखा उसने, n एच न्यू। अब इसका मतलब क्या है? मतलब अगर आपके पास, देखो मैंने क्या बोला, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, अगर एक दाना लेते हो तो उसकी मान लो एनर्जी एच न्यू है, दो ले लिया तो क्या हो गया? 1 एच न्यू, इसकी भी एच न्यू होगी, तो टोटल कितनी होगी? 2 एच न्यू। तो इसका मतलब तो आप एनर्जी को क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो, किस फॉर्म में? एन की फॉर्म में। और यहाँ पे एन क्या होता है, अब इस बात को समझो, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, जैसे अब क्या पढ़ा था हमने? नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब देखो यहाँ पे भी तो यही गिन रहे हैं ना हम, कि एक एक जो पैकेट है उसकी एनर्जी एच न्यू, दूसरे पैकेट की भी एच न्यू, तीसरे पैकेट की भी एनर्जी एच न्यू। तो क्या लिख सकते हो आप इसको? 3 एच न्यू लिख सकते हो ना, यानी कि 3 दाने होंगे यहाँ पे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 एच न्यू लिख सकते हो, है ना। तो पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो? एन। एन क्या बताता है? यहाँ पे बताता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ क्वांटास। ठीक है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बच्चों को ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल, मैं श्योरली बोलती हूँ बेटा, बहुत सारे बच्चों को ये वाली बात बिल्कुल समझ नहीं आती है। वो रटते हैं इन चीजों को कि क्वांटा क्या होता है, फोटोन क्या होता है, लेकिन समझ नहीं आता है सीरियसली। तो पूछ के देख लेना, ठीक है, जिन बच्चों ने किया है उनसे भी पूछ के देख लेना, अच्छे से एक्सप्लेनेशन बहुत कम बच्चे दे पाते हैं। ठीक है, तो जेन्युइनली तो इस बात को समझते हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, आगे हम इससे रिलेटेड चीजें आगे करेंगे, क्योंकि अगर नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे तो क्लास ओवर हो जाएगी अभी। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई सब बच्चों को कि प्लैंक के काम को फिर आइंस्टाइन ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, जो प्लैंक ने जो थ्योरी दी थी, ठीक है, प्लैंक ने कुछ बताया एनर्जी के बारे में, कि प्लैंक ने बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया कि जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? एन एच न्यू के इक्वल है। ठीक है, फिर क्या आ गया था? आइंस्टाइन आ गए थे। आइंस्टाइन से सब, आइंस्टाइन के बारे में तो सबको पता है बेटा। ठीक है, फिर एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है, उसके बारे में बताया था आइंस्टाइन ने। तो इसका जो थ्योरीज थी जो, उनको आगे बढ़ाया था आइंस्टाइन ने। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, बताओ, तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी बताती है। प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है कि जो लाइट है वो कॉन्टिन्यूअस ना होके बेटा डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी कि जो हमारी लाइट्स है वो कॉन्टिन्यूअसली एमिट नहीं होती है, बल्कि डिसकॉन्टिन्यूअसली एमिट होती है, और इनको हम क्या बोलते हैं? फोटोन या फिर क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, उसने बताया एनर्जी क्या होती है, वो म्यू के इक्वल होती है, यानी कि इसीलिए इसको एच को, क्योंकि उसने ये वाली बात बताई, तो एच क्या है? एक कांस्टेंट है। एच क्या है? कांस्टेंट है, और क्योंकि उसने इस बात को दिया था, इसीलिए इस एच को, इस कांस्टेंट का नाम क्या पड़ा बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका नाम पड़ा प्लैंक्स कांस्टेंट, ध्यान रखना है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, हमेशा ध्यान रखनी है। आगे जितने न्यूमेरिकल्स करोगे आपको हर जगह लगानी है कि एच की वैल्यू क्या है। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल में आपको वो वैल्यू देगा, ठीक है, तो वो आपको अपने आप से लिखनी है, याद करनी है आपको। एच की वैल्यू कितनी होगी? 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड यूनिट क्या होगी? जूल सेकेंड। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन, तो हमने दो चीजें पढ़ी आज की क्लास में। आज हमने पढ़ा बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होते हैं, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि फोटॉन्स क्या होते हैं, मतलब फोटॉन्स क्या होते हैं। अब आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नेक्स्ट क्लास में अगर समझाऊंगी
तो अगर आज वाली क्लास आपने अच्छे से अटेम्प्ट की है और रिकॉर्डेड भी मैं आपके पास सेंड कर दूंगी, तो आप फॉर श्योर कल न्यूमेरिकल्स भी लगा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी है। मैंने अभी आपको बताया कि प्लैंक्स की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो कल किसी भी बच्चे को क्लास मिस नहीं करनी है बेटा, कल हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जितनी बातें मैंने आपको बता दी वो मोर देन सफिशिएंट है, बुक से पढ़ोगे चीजें समझ नहीं आएंगी, वीडियो को चाहे 2 बार देखो 3 बार देखो, आपको सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, नया टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, कल हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे बेटा।